हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, आज मैंने ना एक मेरे से गलती हुई थी, मैं उसको आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। गलती गलती भी कह सकते हो। और मुझे उस बात को लेके ना कई बार बहुत बुरा लगता है। तो वो किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले मैं बैठ जाऊँ एक ढंग की जगह पर। अ, तो इसी चेयर पे बैठते हैं, यहीं पर बैठ करके बात करते हैं। मैंने एक दो वीडियो ऑलरेडी इस चेयर पे बनाए हुए हैं इन तीन लोगों के साथ। ये जो तीन लोग हैं, इनके साथ मेरी खूब गप्पे चलती हैं। तो बैठ करके यहाँ पर ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। तो बात दोस्तों ऐसी है, एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। उस किस्से के बाद मुझे बड़ा आज भी अफसोस होता है। बहुत कई बार मैं याद करता हूँ उस बात को, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो यार ये बात भी तो बतानी चाहिए ना। तो कैमरा एंगल सेट बैठ जाए पहले। ठीक है। हाँ। तो आप लोगों को मालूम है, ज़्यादातर सभी लोगों को मालूम है कि मैं कुछ एक टाइम के लिए साइकिलिस्ट रह चुका हूँ। काठमांडू से दिल्ली तक मैंने साइकिल से सफ़र किया था अकेले। और उसके 2 महीने बाद मैं अपनी साइकिल को दिल्ली से बस में रख के कश्मीर ले गया, और मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई थी बिना पैसों के। 51 दिन में 4,384 किलोमीटर मैंने टोटल साइकिल चलाई। 51 दिन लगे थे मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचने में। 25 दिसंबर 2019 को मैं कन्याकुमारी पहुंचा था। और उसके एक एक दिन का वीडियो, कैसे मैंने साइकिल चलाई, मैंने साइकिल चलाने के दौरान क्या किया, कैसे पूरी जर्नी के दौरान मेरे साइकिल के 2 पंचर हुए थे। एक सांबा में, जम्मू में सांबा, और एक गोवा में हुआ था। और कैसे गोवा में जो पंचर हुआ था उसका मैंने पंचर लगवाया कर्नाटका में था। मतलब वो ऐसा पंचर था कि रोज सुबह हवा भरो, दिन भर साइकिल चलती थी, रात को हवा निकल जाती थी, सुबह फिर भरनी पड़ती थी। ऐसे करके मैंने मतलब कई दिन तक साइकिल चलाई थी वो। तो ये इसी जर्नी K2 के कश्मीर टू कन्याकुमारी की साइकिलिंग के दौरान का है। और मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके मत पूछना कि कैसे चलाई क्या चलाई, क्योंकि एक एक दिन का वीडियो उस समय का रिकॉर्ड करके, मैं कहाँ खाता था, कैसे सोता था, कहाँ रहता था, साइकिल का पंचर, एवरीथिंग, एक एक चीज़ का मैंने डेली वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला है। क्योंकि मैं इसलिए डालता था क्योंकि अगले दिन फिर मेरे को चाहिए होता था मेमोरी, क्योंकि मेमोरी फुल हो जाती थी दिन भर रिकॉर्ड किया। तो मैं यूट्यूब को एज ए मेमोरी यूज़ करता था। और उसके बाद तो वो आप लोग वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। काठमांडू से दिल्ली की भी प्लेलिस्ट है, काठमांडू से दिल्ली साइकिल से सोलो। और K2K के नाम से होगी, K2K कश्मीर टू कन्याकुमारी बाय साइकिल सोलो विदाउट मनी। उसी दौरान एक एक बहुत बढ़िया जर्नी थी, कहीं कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं था। पर मुझसे एक चूक हुई थी, एक गलती हुई थी, मुझे बहुत अफसोस है उस बात का। मैंने जब केरला में एंटर किया, क्योंकि मैं गया था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटका, कर्नाटका से फिर मैंने गोवा से ही मैंने कोस्टल हाईवे ले लिया था, वेस्टर्न कोस्टल, गोवा, कर्नाटका, केरला। और केरला के बाद तमिलनाडु का आखिरी शहर जो कन्याकुमारी है, वहां पहुंचा। कन्याकुमारी तमिलनाडु का आखिरी शहर है। और एक नागरकोइल, नागरकोइल भी कन्याकुमारी में ही आता है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। नागरकोइल से मेरे ख्याल से 30-35 किलोमीटर दूर होगा कन्याकुमारी। तो ये बात है मेरे आखिरी दिन की। आखिरी दिन केरला के अंदर, केरला सबसे लंबा स्टेट था, मैंने कोस्टल हाईवे से उसको पार किया। तो केरला में त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तिरुवनंतपुरम में प्रकाश साइकिलिस्ट के नाम से एक भाई साहब हैं, काफ़ी एजेड है, रिटायर्ड है शायद रेलवे से। और उन्होंने वहाँ पे साइकिलिंग क्लब बनाया हुआ है, लोगों को मोटिवेट करते हैं साइकिल के लिए। और उनके पास बहुत सारी साइकिल्स है, जिनके पास नहीं होती वो उनको दे देते। उन्होंने मुझे 2 दिन अपने घर में रखा।
और इस तरीके से रखा जैसे मुझे सालों से जानते हैं। सुबह चले गए कहीं पे, हस्बैंड और वाइफ, वो अकेले हस्बैंड और वाइफ ही रहते हैं, उनके कोई औलाद नहीं है। और औलाद उन्होंने जानबूझ के नहीं की, उन्होंने कहा कि देश की आबादी बहुत बढ़ रही है और हमने कहा कि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। सोचो, जो आज रिटायर्ड है उन्होंने ये फैसला कितने साल पहले लिया होगा, सोच कहाँ तक की है। उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद उन्होंने, आज वो कोई बीमार होता है तो उसके लिए फंड इकट्ठा करके उनके लिए काम करते हैं। ऐसे करके वो लोग बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। उनको मेयर ऑफ साइकिलिंग का, मतलब वहाँ का तिरुवनंतपुरम का मेयर घोषित किया हुआ है साइकिलिंग में। आप उनको प्रकाश साइकिल प्रकाश या प्रकाश साइकिलिस्ट ऐसे आपको मिल जाएंगे। वो बहुत ज़बरदस्त लोग थे, बहुत, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करना। मैं उनके घर 2 दिन रुका, उन्होंने मुझे, मैं रुकने में शर्मा रहा था, मैं 1 ही दिन रुका था। तो ये बात है आखिरी के दिन की। तो कन्याकुमारी से पहले मैं उन्हीं के घर में रुका था। उनके घर से मैं 1 दिन में कन्याकुमारी पहुंच सकता था, क्योंकि मैंने 1 दिन में हाईएस्ट साइकिल 280 किलोमीटर चलाई हुई है। एक बार मैंने 205 किलोमीटर साइकिल चलाई थी औरैया से आगरा, और उसके बाद ये वो काठमांडू से दिल्ली वाली जर्नी में चलाई थी 1 दिन में, सुबह 6 बजे चला था। ऐसे ही मैंने एक बार जो हाईएस्ट साइकिल चलाई थी 1 दिन में, वो चलाई थी 280 किलोमीटर जयपुर से कोटा। सुबह 5:30 बजे निकल गया था और रात तक पहुंचा था मैं। ये मेरा 1 दिन का हाईएस्ट। वो डिपेंड करता है रोड कितना बढ़िया है, ऐसा नहीं कि आप रोज ऐसी साइकिल चला सकते। तो आखिरी के दिन की बात थी। अब इतनी लंबी आप साइकिल चला चुके हो 1 दिन में, तो आपको मालूम है कि अरे यार, मेरे ख्याल से शायद 100 किलोमीटर होगा तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, आप लोग चेक करके कमेंट कर देना, 2019 की बात है। तो बीच में एक ही बड़ा शहर आना था, नागरकोइल। तो जब मैं सुबह उनसे 2 दिन उनके घर रुकने के बाद मैंने उनसे विदा ली और मैं चला, तो मुझे मालूम था ये आखिरी दिन है, आज शाम को मैं कन्याकुमारी में पहुंच जाऊंगा। जो जर्नी मेरी पिछले 50 दिन से चल रही है, आज वो खत्म हो जाएगी। तो मैं कई बार बड़ा जोश में था, कई बार बड़ा उदास था, और साइकिल चल रही थी, कीप पैडलिंग, और मैं धीरे धीरे कन्याकुमारी की तरफ बढ़ रहा था। नागरकोइल के आसपास ऐसा बहुत हुआ इस जर्नी के दौरान कि लोग बाइक बाइक पर मेरे साथ साथ स्लो स्लो चलते थे, मुझसे गप्पे मारते थे, कहीं मुझे कॉफ़ी पिलाई, कहीं मुझे खाना खिलाया, कहीं मेरे साथ खूब सारी बातें करी। कई जगह वो मुझे प्रोटेक्ट भी करते थे कि ट्रैफिक ज़्यादा है तो वो बाइक लेके साथ में चल रहे। और कई बार उनकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत भी होती थी, क्योंकि मुझे स्लो चलना होता था उनकी वजह से, या वो बार बार मतलब करीब आ जाते थे, तो बड़ा एक वो होता था। या उनके चक्कर में कई बार मेरे को, रोड से मैं नीचे उतर के साइकिल चला रहा हूँ, वो मेरे साथ चलने के चक्कर में इस तरफ चल रहे। कई बार लोग इस तरफ चलते तो मुझे रोड के बीच में आना पड़ता साइकिल लेकर के, तो वो रिस्की होता था, बस वगैरह। पर मैंने सारी चीज़ें झेली, क्योंकि उनकी नीयत बड़ी साफ होती थी, वो एक कम्युनिकेट करना चाहते थे। तो इसी आखिरी के दिन में जब मैं तिरुवनंतपुरम से निकला और कन्याकुमारी की तरफ बढ़ा, तो बीच में नागरकोइल एक जगह है, वो आनी थी। वो जगह कन्याकुमारी का आखिरी शहर है, तमिलनाडु का आखिरी शहर तो कन्याकुमारी है। हाँ, तो फिर वो केरला का आखिरी शहर होगा नागरकोइल, छोटा सा सिटी या टाउन जो भी आप समझो। तो वहां पर एक बाइकर, एक भाई साहब बाइक पे थे, और वो मेरे साथ चलने लगे। और वही कि कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, बोर्ड पे पढ़ ही लिया था कश्मीर से आ रहा हूँ। वो आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में, और वो छुट्टी पर आए हुए थे। वो मेरे आज फेसबुक फ्रेंड भी है। चींटी ने काट लिया यार। मतलब अभी मेरी काफ़ी टाइम से उनसे कोई कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं उसके बाद, पर वो मेरे फेसबुक फ्रेंड में उसमें है। अगर मैं ढूंढूंगा तो मुझे मिल जाएंगे। कभी मैं ढूंढूंगा इन सब लोगों से वापस बात करूंगा। तो उनके साथ बातचीत होने लगी, काफ़ी अच्छी बातचीत होने लगी। उन्हें बड़ा खुशी हुई मुझसे मिल के। यार वो डंग मार गई चींटी। उन्हें बड़ा खुशी हुई मुझसे मिल के, काफ़ी बातचीत चलती रही। मैंने उनको बोला भी आप मेरे चक्कर में लेट हो रहे हो, आप चले जाओ, आप जहाँ भी जा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नागरकोइल तक जा रहा हूँ, आप तो आगे निकल जाओगे। तो काफ़ी बातचीत चलती रही। तो जैसे उनको हिंदी आती थी टूटी फूटी, वो बोल रहे थे। और फिर बीच में मुझे अच्छी तरह याद है कि भी उन्होंने मुझे नारियल पानी पिलाया। नारियल पानी पिलाने के बाद एक और वहाँ पर एक ना नारियल के जैसा ही एक फल बिकता है, छोटा सा होता है थोड़ा, पर्पल कलर का आई थिंक, वो उन्होंने मुझे खिलाया। एक और नारियल पानी पिलाया। ऐसे मतलब दोस्ती हो गई हमारी। बीच में हम जब नागरकोइल तक, तो मैंने उन्हीं के साथ जाना था। और उन्होंने मेरे से पूछा कि भी आपने वापसी कैसे जाओगे दिल्ली। मैंने कहा मैंने टिकट बुक करानी है,
तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया कि आप यहाँ से टिकट बुक कराना, ये वाला स्टेशन लेना, ऐसे करके मतलब काफ़ी बातचीत हुई उनसे। इस दौरान एक गांव से हम लोग गुजर रहे थे, तो वहाँ पर एक मैंने मतलब आबादी थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जंगल तो था नहीं। एक जगह पर मैंने एक कुत्ता देखा जिसका मुंह प्लास्टिक के जार के अंदर फंसा हुआ है। फंस जाता है ना वो जानवर, कुछ खाने पीने के लिए मुंह उसमें डालते तो फंस जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में जानवरों को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ, ठीक है। अच्छा इंसान नहीं हूँ, पेट लवर, एनिमल लवर नहीं हूँ, और मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तो मेरे सामने जब कोई किस्सा आता है तो मैं उसको जो रिएक्ट किए बगैर रहता नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने उस साइकिल को रोका और उस कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करी। 1 या 2 बार वो कुत्ता मेरे पास भी आ गया, मतलब पकड़ने ही वाला था पर वो भाग गया। उसका मुंह प्लास्टिक के जार के अंदर फंसा हुआ था, ट्रांसपेरेंट जार था जो टॉफियों वगैरह का जार होता है। वो एक सरकारी पीले से रंग की कोई छोटा सा घर टाइप था, उसके कंपाउंड में चले गया। और उसके कंपाउंड में मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी। वहाँ 2 बच्चे भी थे, मैंने उनको बोला कि इसको पकड़ते हैं, तो वो पकड़ में नहीं आ रहा था। तो ये जो भाई साहब थे ये मेरा इंतजार कर रहे थे बाहर। इन्होंने कहा नहीं नहीं छोड़ो, ये इनका रोज का है, ये निकाल लेगा मुंह थोड़ी देर में, कोई ना कोई और निकाल लेगा। तो उन्होंने मुझे 2-3 बार ये बात बोली कि नहीं आप लेट हो रहे हो, आपको टाइम से वहाँ पहुँचना चाहिए। और मैं उसको निकालने की, पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और मैंने ज़्यादा नहीं, आधा 1 घंटा ही जगजोजहद करी। कभी कहीं से वो भाग के उधर निकल जाए, बच्चे बता रहे हैं वो उधर है उधर है उधर है, फिर मैं उधर भाग के जाता था। इस दौरान मैंने उनकी बात मान ली। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि ये ना सरकारी डिस्पेंसरी है और ये जानवरों की ही है, या ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बोला, रीज़न दिया। और फिर क्योंकि उनके साथ दोस्ती भी हो चुकी थी, मैं उनकी बात ज़्यादा काट भी नहीं पा रहा था, मेरी वजह से वो भी लेट हो रहे थे और वो मुझे छोड़ के भी नहीं जाना चाह रहे थे। ये सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बना, और मैंने खुद अपने आप को एक झूठ बोला कि हाँ हाँ थोड़ी देर में कोई ना कोई आके उसका वो मुंह निकाल लेगा इससे, या वो खुद ही निकाल लेगा। ऐसा झूठ मैंने अपने आप को बोला और मैं वहाँ से चल दिया। पर आप यकीन मानो 2019 की ये बात है, 25 दिसंबर 2019 की बात है, और आज तक मुझे इस बात का अफसोस है क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ आगे। तो ये एक मेरे को बहुत मलाल होता है। आजकल आपने देखा होगा इस तरह के वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो या रील आपको देखने को मिलती है। वो जब भी ये देखने को मिलती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने ऊपर। इसी के साथ एक छोटा सा किस्सा और शेयर करता हूँ। ये जर्नी से पहले मैंने एक जर्नी की थी साइकिल की, सोलो जर्नी, काठमांडू से दिल्ली की। 23 दिन लगे थे उसमें। 10 अगस्त 2019 को मैं काठमांडू से चला था। 1 सितंबर 2019 को मैं नई दिल्ली पहुंचा था। एबीपी न्यूज़ ने भी मेरा एक कवरेज किया था। आज भी एबीपी न्यूज़ के जो यूट्यूब चैनल है उस पर वो मिल जाएगा आपको। तो काठमांडू से दिल्ली की जर्नी के दौरान मैं कानपुर में एक रात रुका। कानपुर में रेलवे स्टेशन के पास मैंने एक छोटा सा होटल लिया, उसमें गेस्ट हाउस था, उसमें मैं रुका। रात को खाना खाने के लिए, उस दिन जन्माष्टमी थी, उस दिन जन्माष्टमी थी। तो रात को खाना खाने के लिए मैं मतलब होटल आसपास ही था रेलवे स्टेशन के। तो रेलवे स्टेशन के यहाँ पर काफ़ी क्राउडेड जगह होती है, जन्माष्टमी भी थी उस दिन। तो मैं वहाँ पर, उसको बोलते घंटाघर चौक, घंटाघर चौक है, और वहाँ पर पिक्चर हॉल भी है एक। कानपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर घंटाघर चौक है, पिक्चर हॉल है, साथ में कई सारे ढाबे बने हुए हैं। तो मैं एक ढाबे पे खाना खाने चले गया रात को। तो मैंने खाना खाया। साइकिलिंग के दौरान मैं दिन में खाना नहीं खाता था, मैं एक ही वक्त खाना खाता था रात को। दिन में भूखे पेट साइकिल चलाता था, खाली पेट। तो वहाँ पर मैंने रात को एक कुत्ता देखा। अगर कोशिश करूँगा कि उस कुत्ते की तस्वीर मैं पोस्ट पे, कम्युनिटी पोस्ट पे डाल सकूँ, नहीं तो मेरे फेसबुक पे भी मिलेगी। और मेरी साइकिल जर्नी की जब प्लेलिस्ट पे जाओगे आप काठमांडू से दिल्ली, तो आपको उसमें वो कानपुर वाला जब वो आएगा कि कानपुर में हूँ मैं, तो वो कानपुर औरैया वाले में ये सब कुछ आपको दिखेगा। इवन मैंने उसमें लाइव रिकॉर्डिंग भी की थी, जो लाइव आज भी वो लाइव फेसबुक पर है, कि मैं उस कुत्ते को लेके सड़क के बीच में खड़ा हूँ दोपहर को। पर ये अगले दिन की बात है, मैं आपको बता दूँ। तो खाना खा के जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने एक कुत्ता देखा जो बहुत तगड़ा हेल्दी कुत्ता, और उसके गर्दन के पीछे बहुत बड़ा जख्म, और बहुत बड़ा जख्म, और उसमें कीड़े कीड़े चल रहे थे और लोग उसको धुतकार रहे थे। अब मैं रात का टाइम, त्योहार, और रात को मैं किसको फ़ोन करूं, क्योंकि मैंने दिल्ली में ऑलरेडी कई ऐसे कुत्तों का रेस्क्यू किया था। पीपल फॉर एनिमल जो एक एनजीओ है, मेनका गांधी जी ने शुरू की हुई है, तो पीपल फॉर एनिमल वालों के हेल्पलाइन पे फ़ोन करता था। हर इलाके में उनका होता है वो
तो वो लोग आ जाते थे, डॉग को रेस्क्यू करके ले जाते थे और फिर थोड़े दिन बाद वो ठीक होने पर डॉग को उसी इलाके में छोड़ देते हैं। ये इनका एक तरीका है काम करने का। अब रात को मैं किसको फ़ोन करूं? तो मैं आ गया अपने रूम में, पर मैं रात भर ना चैन से सो नहीं पाया। तो मैंने क्या किया, रात को ना गूगल पे सर्च किया पीपल फॉर एनिमल, पीएफए, पीपल फॉर एनिमल का मैंने निकाला कि भी कानपुर में कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, कहाँ है, यहाँ पे है भी कि नहीं है। तो वो मैंने डिटेल निकाल ली। सुबह जब मैं उठा तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सुबह पीपल फॉर एनिमल के उस नंबर पे फ़ोन किया। इत्तेफाक कहो या नंबर उन्होंने इंटेंशनली दिया हुआ था। जो पीपल फॉर एनिमल कानपुर की जो हेड है अर्चना त्रिपाठी जी, उन्होंने वो फ़ोन उठाया। आज भी वो फेसबुक पे मेरी फ्रेंड लिस्ट में है और उनके मैं वीडियोस देखता रहता हूँ। वो जानवरों के लिए बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। तो उन्होंने वो फ़ोन उठाया। मैंने उनको बोला, पहले मैंने उनको मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे और वो सब करके, जो भी नंबर अवेलेबल थे। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया, तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा ऐसे ऐसे एक डॉग है और वो डॉग को आप रेस्क्यू कर लो। उसकी मैंने फ़ोटो खींच ली थी, तो मैंने उस डॉग की फ़ोटो वगैरह उनको भेज दी। उन्होंने मुझे बोला कि देखो, हम लोगों का काम करने का तरीका ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से भी हमें डॉग की खबर दे दो और हम वहाँ पे टीम भेज दें। हम लोग नगर निगम का जो डिपार्टमेंट होता है उसके साथ मिल के काम करते हैं, तो हमें श्योर शॉट उनको भेजना होता है। तो ऐसे आप फोटो भेज दो या लोकेशन बता दो, नहीं, कोई ना कोई वहाँ पर चाहिए जो उस जानवर के साथ वहाँ खड़ा हो, वेट कर रहा हो, तब गाड़ी जाती है और उसको पिक करती है। ये मुझे मालूम था ऐसा होता भी है। तो मैंने कहा पर मैं तो इस समय साइकिलिंग में हूँ, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ और आप प्लीज़ देखो कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं पाएगा। अच्छा, एक दिन पहले कानपुर में मुझे बहुत सारे लोग मिले, मेरे साथ सेल्फी ली, मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे मैसेज किए उन्होंने फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे या मतलब फेसबुक पोस्ट पे कि आपको कोई काम हो तो हमें बताना और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपने बहुत बढ़िया, ये हमें भी साइकिलिंग के लिए मोटिवेट किया। इस तरह की बातें बहुत होने लगी। कई सारे लोग मिले मुझे, तो मुझे लगा कि यार मेरा एक छोटा सा फैन बेस बना है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और वो डाल दिया कि यार ऐसे ऐसे एक डॉग है, रेलवे स्टेशन के पास में है और आप लोग उसको ढूंढ करके, क्योंकि डॉग अपने इलाके से दूर जाते नहीं और वो जख्मी भी है, पीपल फॉर एनिमल को फ़ोन कर दो तो वो आके ले जाएंगे उसको। तो जितने लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, कई लोगों ने व्हाट्सअप नंबर लिया। मैंने जब उनको ये सब मैसेज भेजा तो किसी का रिप्लाई नहीं आया और मैं बहुत फिट एकदम। पर पता नहीं उस दिन क्या हुआ, कानपुर से औरैया शायद 150 या 170-80 किलोमीटर होगा, मेरे से साइकिल ही नहीं चल रही। जबकि मैंने कहा यार नींद पूरी हुई, थकावट है नहीं, सड़क बहुत बढ़िया है, हवा भी उसी फ्लो में चल रही है जिस फ्लो में मैं जा रहा हूँ, पर पैडल ही नहीं आगे बढ़ रहे, बहुत एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है। जबकि मैंने रुकना नहीं था औरैया, शायद मैं औरैया से आगे कोई जगह थी, एटा या पता नहीं आई कौन सी जगह थी, मैंने वहाँ स्टे करना था कि एक दिन में मैं आराम से 200-250 से साइकिल चला लूँगा। मेरे से साइकिल नहीं चली, मैं औरैया पहुँचा। औरैया में मैंने एक गेस्ट हाउस में स्टे किया और मैं बहुत बेचैन, मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। गेस्ट हाउस के जो ऑनर थे और 2-3 लोग जो थे उनके फ्रेंड वगैरह, उनसे मेरी बातचीत हो गई। वो साइकिलें वगैरह देख करके काफ़ी जवाब सवाल हुए, काफ़ी अच्छी बातचीत होने लगी, एक तरह से फ्रेंडली माहौल बन गया और वो लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लिया और ये सब। अगले दिन सुबह उठा, मेरे से रहा नहीं गया, तो मुझे तो निकलना था। मैंने उनको बोला मैं ना एक दिन का एक्सटेंड कर रहा हूँ और मैंने उनको बोला मैं ना कानपुर जा रहा हूँ वापस, साइकिल मेरी यहीं है, मैं बस से जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह मैं उठा और मैंने अर्चना जी को फ़ोन किया। मैंने कहा अर्चना जी, मैं औरैया में हूँ, उस डॉग का कोई छुआ? कह रही राकेश जी, मैंने आपको बोला था कि वहाँ पर कोई ना कोई वो डॉग को आइडेंटिफाई करके वहाँ खड़ा रहे, मैं तुरंत टीम भेज दूंगी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं काठमांडू से आ रहा हूँ साइकिल से और मैं कल पूरा दिन साइकिल चला के कानपुर से औरैया आ चुका हूँ, पर मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, वो डॉग का मुझे इलाज करवाना है, आप लोगों के हैंड ओवर करना है, तो मैं वापस आता हूँ कानपुर, साइकिल से नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से बस। मैंने उनसे पूछा कितनी टाइम लगेगा, उन्होंने कहा बस 1 से 1.5 घंटा लेगी, शायद 1-1.5 घंटा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं पहली ही बस पकड़ के 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं उस डॉग को ढूंढ करके आपको मैसेज करूँगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप टीम बहुत जल्दी भेज देना, क्योंकि मेरे को वापस भी आना है, रेस्ट भी करना है और मुझे फिर कल निकलना भी है।
उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अलर्ट रहूंगी, आपका मैसेज जैसे ही आएगा कि मैंने वो डॉग देख लिया, मैं तुरंत टीम रवाना कर दूंगी, क्योंकि जो जानवर पिक करते हैं कानपुर के अंदर उस समय वो नगर निगम की टीम होती है। वो ये नगर निगम की जो पशु वाली टीम होती है ना, जो जानवरों को उठाती है, उनको उनके साथ मिलके काम करते हैं। तो सरकारी लोगों का तो आपको मालूम है काम करने का तरीका क्या होता है। और मैं कानपुर से पहले मैं अयोध्या में था, कानपुर से पहले मैं अयोध्या में था, मैं गोरखपुर, सबसे पहले मैं गोरखपुर में था, तो गोरखनाथ मंदिर भी गया था उस दिन, वहाँ योगी जी भी आए हुए थे। अगले दिन उन्होंने आना था, मेरी सुबह मुलाकात होनी थी उनसे, पर हो नहीं पाई थी, मतलब मेरी अपॉइंटमेंट वगैरह उन्होंने फिक्स कर दी थी, पर सुबह 6 बजे मेरे को मिलने जाना था उनका जनता दरबार में। लोगों पुलिस वालों ने बोला आप मिल के जाना, और मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी मिलने की, मैं उठा ही बड़ा लेट। तो ये क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ, ये अभी आपको आगे मालूम पड़ेगा। तो मैं बस पकड़ी, मैंने रोडवेज की, वो गेस्ट हाउस के सामने ही बस स्टेशन था, वहां से मैंने बस पकड़ी और वीडियो बनाता रहा, सारे वीडियो आपको मिलेंगे वहाँ पे। और मैं बस पकड़ के 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुँच गया। नाश्ता वगैरह मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मेरे पास एक केला था, मैंने वो केला खाया। और वहाँ से बस स्टेशन से मैंने ई रिक्शा किया घंटाघर चौक का, और वहाँ पहुँचा, केले का छिलका मेरे हाथ में था। ई रिक्शा वाला बोला, कह रहा ये छिलके का क्या करोगे? मैंने कहा जहाँ कूड़ेदान मिलेगा वहाँ फेंक दूंगा। कह रहे भाई साहब ये कानपुर है, यहाँ ये सब नहीं चलता, कहीं भी फेंक दूँ। मैं कहा मैं नहीं फेंकूंगा। तो मतलब बड़ा ही लेटी और रूखा शहर था कानपुर। हालांकि कहते हैं कि कानपुर देहात बहुत अच्छा है, पर शहर की तो फिर वो भी रेलवे स्टेशन के आसपास की एरिया, तो वहाँ तो ज़्यादातर माइग्रेट लोग होते हैं, तो बड़ा रूखापन आ ही जाता है। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उस कुत्ते को ढूंढना शुरू किया, मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। 1 घंटा हो गया ढूंढते हुए। फिर मैंने उसकी फोटो लेकर के दुकानदारों को दिखाना शुरू किया, पानी, जो वो सड़क पे कोई पान बेच रहा है, कोई पानी वाला है, कोई कुछ है, सबको दिखाना शुरू किया। तो मेरा तमाशा क्या चल रहा था, कोई बोल रहा था यहाँ है, फिर मैं भाग के वहां जा रहा हूँ, वहां नहीं है। कोई बोल रहा है मैंने अभी अभी वहां देखा है, फिर मैं वहां भाग के जा रहा हूँ, वहां नहीं मिल रहा है। ढूंढा, खूब ढूंढा उसको, नहीं मिल रहा है जो जहां बता रहा है। अच्छा, लोगों ने इतना कर दिया था कि हाँ हम इसको पहचानते हैं, और मुझे उसका नाम बताया, शेरा, शेरा नाम बताया शायद, शेरा या शेरू या शेरा नाम बताया, वो कि ये यहाँ का सबसे तगड़ा कुत्ता था, पर इसके कोई चोट वोट लग गई थी, फिर वहां पे जख्म में कीड़े पड़ गए। और वो ना डिप्रेशन में आ जाते कुत्ते, जब उनका इलाज ना हो ना, तो वो बड़ा ऐसे डिप्रेशन में चल रहा था। कोई मुझे बोल रहा है मैंने वहां देखा, फिर मैंने कहा यार ऐसे तो मैं भटकता रहूंगा, दिन खत्म हो जाएगा, क्या करूं मैं। उधर मैं अर्चना जी के संपर्क में भी था, मैंने कहा अभी मिला नहीं है, मैं आपको बताऊंगा तो आप भेज देना, मैं यहाँ कानपुर में हूँ, ताकि वो भी मुझे सीरियसली ले। तो फिर मैंने 2-3 लोगों को अपना नंबर दिया कि मैं उस जगह पे जाके ढूंढ रहा हूँ, अगर वो आपको यहाँ दिखे तो मुझे एक फोन कर देना। फाइनली मुझे किसी ने कहा कि इसको हमने रेलवे यार्ड के अंदर देखा है। रेलवे यार्ड मतलब जहाँ पे मालगाड़ियों का प्लेटफॉर्म था, और वहां पर वो मालगाड़ियों से सामान लोडिंग अनलोडिंग हो रहा था। लोगों ने बोला कि ये यहाँ पर रहता है छिप के। मैं वहां गया, तो वो तो जैसे पुरानी पिक्चरों में नहीं होता था कि रेलवे का वो सन्नाटा यार्ड और गुंडे लूट रहे हैं और लड़की की इज्जत लूट गई और किसी को मार के फेंक दिया, वो फिल्मों में जो देखा था वो उस टाइप का था कि मालगाड़ी खड़ी है, खाली प्लेटफॉर्म, कहीं कोई नहीं, वहाँ 2-4 स्मैक किए शराबी बैठे हुए कोने में, इस टाइप का इलाका था। मैं गया ढूंढने, वहां भी नहीं मिला मुझे। फिर मैं जब बाहर आने लगा, तो मुझे किसी ने बोला कि आप वो कुत्ता ढूंढ रहे हो ना? मैं कहा हाँ। कह रहे वो तो बाहर है ढाबे की तरफ। फिर मेरा वो गेट था जो मालगाड़ी वाले लोडिंग अनलोडिंग वाला ट्रांसपोर्ट वाली जगह का गेट था, मैं वहां से वापस बाहर आया, तो मुझे कुत्ता दिख गया। उसको देखने के बाद ना एक ऐसी खुशी सी हुई, इतनी खुशी हुई कि चेहरे पे ना, मतलब मैं वो बयान नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकता आपको। वो आप जिसमें जो संवेदनशील है, जो थोड़े हैं ऐसे, वो समझ जाएंगे। अब उसको रोकूं कैसे, चैलेंज ये है कि उसको रोकूं कैसे। उसको रोकने के लिए मैंने ढाबे से एक रोटी ली, वो रोटी ना खाए। अब मैं तो शुद्ध धार्मिक, कट्टर धार्मिक, कैसे रोकूं उसको? तो वो ढाबे के झूठे बर्तन पड़े हुए थे, उसमें मीट की हड्डियां थी, लोगों ने खा के झूठी हड्डियां छोड़ दी होती हैं, वो हड्डियां कलेक्ट करके मैंने उसको दी और उसने खाई, वो खाने लगा। इतनी देर में मैसेज कर चुका था कि मुझे मिल चुका, फटाफट टीम भेजो। वो जल्दी से जल्दी टीम भेजने की कोशिश करने लगी, अर्चना जी। तो मैंने उस कुत्ते को हड्डियां खिला के रुकने की कोशिश करी, वो खड़ा होकर हड्डियां खा रहा है आराम से, मैं खड़ा हुआ हूँ। तभी वो ढाबे से कोई स्टाफ का बंदा आया और उसने उसके ऊपर पानी फेंक के मारा और उसको भगा दिया, और वो डर के मारे भाग के वापस रेलवे यार्ड के अंदर घुस गया।
मैंने उसको डांटा यार, मैंने कहा यार मैं अभी तुमसे रोटी खरीदी है मैंने इसके लिए, मैं उसको हड्डियां खिला रहा हूँ, रोक रहा हूँ, उसको ढूंढ रहा हूँ। तो वो मुझे सॉरी बोलने लगा, कह रहा मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा ऐसे ही बर्तनों में मुंह मार रहा है। मतलब कुत्ता आ गया तो उसने भगा दिया ऐसे। फिर उसको मैंने अंदर से जाके ढूंढ ढांड के निकाला, वो मिला ही ना, फिर खो गया। फिर वो सड़क पर मुझे मिला। अब सड़क पर इस बार वो रेलवे वाली साइड में नहीं, वो इस तरफ था, पिक्चर हॉल वाली साइड में। जो लोग कानपुर गए हैं या जिनको, जो कानपुर के हैं, कमेंट करके बताना अगर आप लोग कानपुर के हो तो इस तरफ कई सारे ढाबे हैं, और हर ढाबे बड़े धार्मिक ढाबे, मतलब धार्मिक मीन्स मंदिर बना हुआ है, पूजा पाठ चल रही है, टीका मालाएं लगी हुई हैं, जो काउंटर पे बैठे हैं। भाई मैं एक रात पहले वहां पे खाना भी खा चुका था, एक दिन पहले। कोई उस कुत्ते को डंडा मार रहा है, ये लाइव भी मिलेगा आपको, आप मेरे फेसबुक पर जाओगे तो आपको ये लाइव मिलेगा। उस समय मैं फेसबुक पर लाइव था, इतना गुस्से में आ गया था कि मैं भड़क चुका था, क्योंकि मैं उस कुत्ते को रोक रहा हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कोई कह रहा है अरे हटाओ इसको, बदबू आ रही है। कोई कह रहा है अरे इसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक डालो। कोई कह रहा है फिनाइल डालो। एक ने बोला हमने तो इसमें फिनाइल भी डाला था, कि कीड़े पड़ गए फिनाइल डालेंगे। मैंने कहा यार आप लोगों को शर्म नहीं आती? कीड़े कीड़े फिनाइल से मरेंगे, इसको कितनी तकलीफ होगी। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा। तो उस कुत्ते को रोकने के लिए मेरे लोगों से झगड़ा होने लगा, लोग मेरे से बदतमीजी करने लगे, और इसमें से कुछ हिस्सा लाइव में रिकॉर्ड भी है, फेसबुक लाइव में। अब अर्चना जी से मेरी बात चल रही है, अब उसको रोकू कैसे? तो मैं उसके साथ साथ चलने लगा, उसको रोकने लगा, उसको पकड़ना। वो इतना डिप्रेशन में था कि वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। उन्होंने टीम भेज दी, तो उनको जल्दबाजी में कुत्ता रेस्क्यू करने वाली गाड़ी नहीं मिली छोटे साइज की, तो उन्होंने वो बस भेज दी जो गाय भैंस उठाते हैं। बड़ी सी बस होती है ना, पीछे बहुत बड़ा डाला होता है, वो क्रेन से गाय भैंस उठा के उसमें खड़ी करते हैं, वो बड़ी वाली बस भेज दी। वो टीम को उन्होंने मेरे को बोला कि वो मैंने वो नंबर दे दिया है, वो घंटाघर चौक पे पहुंच जाएंगे अभी थोड़ी देर में। मैं उसको रोक के खड़ा हुआ हूँ। वो कुत्ता अब कैसे रुके, वो उसने सड़क पार करके वापस रेलवे वाली साइड में आ गया, वापस रेलवे वाली साइड में आ गया, पर सड़क पे था, मैंने उसको रोक रखा था। अब मेरी उनकी टीम से बात चल रही है, जो नगर निगम के लोग थे, जो ये जानवर वगैरह उठाने का काम करते हैं। उन्होंने बोला हाँ जी, वो मैडम ने आपका नंबर दिया, आप कहाँ खड़े हो जी? मैंने कहा मैं जी घंटाघर चौक पे ही हूँ, पिक्चर हॉल के सामने है। वो पिक्चर हॉल का नाम नहीं मालूम मुझे क्या, तो मैं उसके सामने खड़ा हूँ। कह रहे सामने तो हम भी खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हो, हमें तो न दिख रहे। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, और आप कहाँ हो? उन्होंने बताया मैं भी सामने खड़ा हूँ, इसी साइड में खड़ा हूँ। बीच में एक रोडवेज की बस पार्क थी, वो बस के उस तरफ थे, मैं बस के इस तरफ था। मालूम वो मुझे बोल क्या कर रहे हैं, आप इधर आ जाओ। मैंने कहा भाई साहब मैंने ना उस कुत्ते को रोक रखा है, मैं कुत्ते को लेके कैसे आऊंगा, आप इस तरफ आ जाओ, कुत्ते को ले जाओ। करा ना जी ना, हम नहीं आ रहे, आप लेकर के आओ, हम तो बड़ा परेशान हो गए, हम तो वापस जा रहे हैं, हम तो मैडम को बोल रहे हैं हमें नहीं मिला जी। मैं भड़क गया। मैंने बोला आपको ना मैं नौकरी खा जाऊंगा। मैंने उनको उस समय झूठ बोला, गुस्से में आ गया था मैं। मैंने कहा मैं अभी 2 दिन पहले योगी जी से मिलके आया हूँ, तो मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। वही फिर वो उत्तर भारत वाली हवाबाजी वाला तरीका जाग गया अंदर। मैंने कहा वो मैं गोरखपुर मंदिर गया ही था, गोरखनाथ मंदिर, और उनसे मुलाकात होनी थी, हुई नहीं, और मुलाकात भी किस बारे में होनी थी। तो वो तो ऐसे लोगों ने बोला कि भाई आपको मिलना चाहिए, भाई आप साइकिल पे आ रहे हो, ये कर रहे हो। तो मैंने उनको झूठ बोला, मैंने कहा मैं अभी 2 दिन पहले योगी जी से मिलके आ रहा हूँ, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा मैं। और ये वो मैंने भड़क गया मैं। तो वो फिर, तो जी हम क्या करें? मैंने कहा आप बस के उस तरफ खड़े हो, आप इस तरफ आओ, अभी रुको अभी रुको अभी रुको। अच्छी बात ये हुई कि वो रोडवेज की बस चली गई, मतलब सवारी रोकने के लिए खड़ी थी या जो भी थी। तो फिर वो जब तक मेरे पास आए तब तक वो कुत्ता वापस यार्ड में उसी गेट से, जिस गेट से वो पहले गया था, जब वो किसी ने उस पर पानी फेंका था, जब वो हड्डियां खा रहा था, वो वापस अंदर घुस गया। फिर मैं भड़क गया। मैंने कहा मैं तभी तुम्हें कह रहा था कि यहाँ पर आप आ जाओ, आप नहीं आए, देखो कुत्ता फिर चले गया। अब मैं भड़क गया। इस बार वो थोड़ा दबाव में थे मेरे। उन्होंने तो अब इतनी बड़ी बस तो अंदर लेके जाएंगे नहीं, बस तो वहां पार करी। फिर उन्होंने वो एक लंबा सा डंडा जिसके आगे वो गोल रस्सी बनी थी और जाल वाल निकाला और चल दिए अंदर। अब यार्ड इतना बड़ा ढूंढे कैसे? अब मुझे ये था कि यार फटाफट मिल जाए, शाम हो चुकी है, लगभग 3:30-4 बज चुके हैं। ये फिर बोलेंगे कि हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, क्योंकि इनका तो रोज का काम है, इन्हें कोई परवाह थोड़ी है। मैं बस उस समय मैं धार्मिक भी होता था, मैं बस दुआ करने लगा कि वो मिल जाए। और किसी ने बोला वहां है, किसी ने बोला वहां है। और वो कह रहे, वो मतलब वो ना इरिटेट से हो रहे थे कि मतलब फटाफट मिल जाए तो चले, नहीं मिले तो चले, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इनके साथ काम करने का कई एक्सपीरियंस था। तो मैंने गोवा में भी 2-3 डॉग का रेस्क्यू किया है, उसके भी वीडियो पड़े हुए, पर वो गोवा की तो खैर बाद की बात है, ये इसके बाद की बात है। फाइनली वो दिखा हमें, और फिर इन्होंने उस कुत्ते को ऊपर जाल डाल के उसको पहले घेरा, वो पकड़ में ही नहीं आ रहा था, वो भागने लग गया इधर उधर।
फिर इन्होंने जाल वाल डाल के उसको पकड़ के जाल से उसकी पोटली सी बनाई, डंडा अटकाया और डंडे को 2 लोगों ने उठाया और कुत्ते को ले जा करके गाड़ी में रखा और प्रॉपर एक बुक निकाली अंदर से, उस पर प्रॉपर मेरी इन्फॉर्मेशन ली, साइन करवाए, उसकी एक कॉपी मुझे दी। इनका रूल होता है ना, कहीं यहाँ से कुत्ता ले जा करके कहीं मार मुर के फेंक दे रास्ते में, तो प्रॉपर कि मैंने इनको कुत्ता हैंड ओवर किया है और ये कुत्ता किस लोकेशन से मैंने इनको दिया वो सब मैंने उसमें भरा। और अच्छा, इस दौरान ना आसपास की मार्केट के लोग भी बहुत इकट्ठा हो गए थे, दुकानदार, तो वो भी बड़ी मेरी तारीफ करने लगे। और किसी को लगा मैं एनजीओ से हूँ, किसी को लगा मैं एनिमल लवर हूँ, किसी को कुछ लगा। तो लोग मुझे कहने लगे भाई साहब आप ना हमें अपना नंबर दे दो, यहाँ पे ना ऐसा और भी कोई कुत्ता जख्मी होगा ना तो मैं आपको बोल दूंगा। मैंने कहा भाई पहले तो ये समझो कि ये पीपल फॉर एनिमल है, एक एजेंसी संस्था है, आप इस पे कॉल किया करो कभी ऐसा हो। फिर मैंने वहां पे लोगों को बताया, क्योंकि मुझे ना अर्चना त्रिपाठी जी ने एक बात बोल दी थी, मुझे पहली बार मुझे बात मालूम पड़ा। उन्होंने कहा एक टार्पिन ऑयल आता है वो इसके ऊपर डालना, तो कम से कम इसके कीड़े नए नहीं बनेंगे, ये वाले मरेंगे तो सही। पर उन्होंने कहा कि टार्पिन ऑयल दो जगह पर मिलता है। एक मिलता है हार्डवेयर की दुकान पे, जो हार्डवेयर की दुकान पे टार्पिन ऑयल मिलता है वो केमिकल वाला होता है, वो पेंट वगैरह में और ये सब में यूज होता है, वो कभी मत डालना, उससे बहुत तकलीफ होगी इसको। मेडिकल की दुकान पे 70-80 रुपए की छोटी सी बोतल मिलेगी आपको टार्पिन ऑयल की, मैं किसी भी केमिस्ट की शॉप पर। कभी भी आप ऐसे किसी जख्मी कुत्ते को देखो जहां पर वो चाट ना सके, जहां पर कुत्ता चाट सकता है वो वहां पर, कोई भी जानवर हो जहां पर वो चाट सकता है वो वहां से अपने जख्म को साफ कर लेगा। पर जो जख्म कुछ ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पे वो चाट नहीं पाता, तो वहां पर आप इतना करना, किसी भी केमिस्ट की दुकान से एक टार्पिन ऑयल बोलना, मेडिकल वाला। एक टार्पिन ऑयल मेडिकल यूज के लिए आता है, एक टार्पिन ऑयल हार्डवेयर केमिकल वगैरह इन सब के यूज के लिए आता है। तो मेडिकल की शॉप से 70-80 रुपए का टार्पिन ऑयल मिलेगा, छोटी सी बॉटल होती कांच की, वो ले करके जो भी जानवर आप देखोगे उसके ऐसी जगह पर कीड़े पड़े हुए हैं जहां पर वो चाट नहीं सकता, वहां पर वो डाल दो। एक पाउडर भी आता है जख्म सुखाने का, उसके बाद वो पाउडर उसके ऊपर डाल दो। अगर आप ऐसा 1-2 बार करोगे किसी जानवर की जान बच जाएगी। वहां से मैंने उनको सब स्लिप वगैरह भर के दे दी और वो चले गए उस डॉग को लेके। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना मैं पता नहीं कोई बहुत बड़े युद्ध में मिशन पर हूँ, और सुबह से मैं एक मिशन पर था और वो मिशन कंप्लीट हो गया। एक ऐसी कमांडो वाली फीलिंग आने लगी, मिशन सक्सेसफुल, मतलब कोई नहीं है बात करने को, पर चेहरे पे मुस्कुराहट, एक गर्व का एहसास, एक खुशी। इतने तनाव के बाद मैं सीधा गया वो घंटाघर चौक पे, सामने की तरफ फ्रूट मार्केट वगैरह है, वहां पर मैंने जाके 2 गिलास लस्सी पी। सबसे पहले 2 गिलास मैंने लस्सी पी, कुल्हड़ में लस्सी मिल रही थी, 1 गिलास पी, फिर एक और पिया, और बड़े मजे से, मतलब 4-4:30 बजे के वक्त होगा, मैं बस में बैठा उरैया के लिए। और जब मैं बस में बैठा तो मेरे को अर्चना त्रिपाठी जी ने व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजी। अगर आप लोग कहोगे तो मैं ये सारी फोटोज कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करूंगा, आप अगर देखना चाहो तो, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो भी देख सकते हो। उन्होंने एक फोटो शेयर करी, वो फोटो क्या थी कि वो जो डॉग था जिसका नाम शेरा या शेरू था, जो इतना तगड़ा डॉग था पर एक जख्म की वजह से वो मर सकता था, वो डॉग स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, डॉक्टर और एक आदमी उसके आसपास है, उसकी गर्दन पर उसकी सफाई चल रही है। और दूसरी फोटो उन्होंने भेजी थोड़ी 5 मिनट बाद, जिस पर उसकी गर्दन पर पट्टी लगी हुई है। आप सोचो कि अगर आप अपने जीवन में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो और कमा लो तो क्या खुशी होती होगी। वो खुशी का एहसास था मुझे उस समय। और जब मैं ये चीज कर रहा था तो मैंने ये फोटो वाइफ को, मेरे घर पे भी बात हो ही रही थी, वाइफ को मालूम था। तो जब मैंने ये सब किया और मैंने वही फोटो जब अपने घर भेजी व्हाट्सएप पे, तो मेरी वाइफ ने एक उस फोटो को मतलब लाइक करके या पता नहीं कोई टॉनी जेरी की फोटो भेजी कि, और एक लाइन लिखी थी उसने, थैंक्स फ्रॉम टॉनी जेरी। मतलब मैं बड़ा इमोशनल हो गया, मैं होता नहीं इमोशनल, कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि टॉनी जेरी मुझे कह रहे हैं थैंक यू, आपने हमारे किसी साथी के लिए कुछ किया या उसकी जान बचाई। क्योंकि उसकी जो हालत थी, अगर वो 2-4 दिन के अंदर मरने वाला था, मतलब जख्म बहुत गहरा सड़ चुका होता था। इवन यूट्यूब पर जब वो वीडियो डाला तो यूट्यूब ने वो बोल दिया कि ये वीडियो नहीं डलेगा, ये सीन काटना पड़ेगा, होता है ना, जख्म वखम आप नहीं दिखा सकते। फेसबुक पर आज भी वो वीडियो मैं जब चलाता हूँ तो पहले वो ब्लर आता है, वार्निंग आती है, फिर मैं उसको क्लिक करता हूँ तब वो खुलता है। उसका जख्म बहुत गहरा सड़ चुका था और बहुत खुशी हुई। उसके बाद 2 महीने मैं दिल्ली पहुंचा 1 सितंबर को।
1 सितंबर के 2 महीने बाद लगभग मैं कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए चलने शुरू करी मैंने यात्रा। तो जिस दिन मैंने कश्मीर के लिए जाना था दिल्ली से कश्मीर गेट से बस पकड़ के पहले मैंने कटरा जाना था, उस दिन मेरे पास अर्चना जी का दोबारा मैसेज आया और उस पर उन्होंने 2-3 फोटो भेजी। उस कुत्ते का नाम रखा उन्होंने घंटी बाबू। इस बीच में उनसे बात चलती थी, उन्होंने फेसबुक पर मेरा नाम लिख करके अपने कानपुर PFA वाला जो पेज था उस पर मेरा नाम लिखकर और वो सब फोटो डाली कि भी ये बंदे ने ये सब किया, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे थैंक यू भी भेजा उसमें। और तो उसमें उन्होंने उसका नाम रखा घंटी बाबू। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों रखा आपने नाम इसका, आपको नाम मालूम था? कह रहे हमारा क्या होता है कि हम लोग कोई भी जानवर जिस भी इलाके से उठाते हैं उसको एक नाम देते हैं और साथ में उस जगह का नाम जोड़ देते हैं ताकि हमें ये मालूम रहे कि वो किस जगह से उठाया था, ताकि ठीक होने का तो उसी जगह पर उसको छोड़ सकें। तो घंटाघर चौक से उठाया था इसलिए उसका नाम घंटी बाबू रख दिया। तो वो घंटी बाबू की उन्होंने उस समय जब मैं कश्मीर जाने वाला था तो फोटो भेजी रेस्क्यू की, मतलब रेस्क्यू नहीं, उसको छोड़ने की। तो वो प्रॉपर दिखाया कि उसको वो ले जा करके उसी इलाके में छोड़ा, उसकी फोटो थी, उसके घूमते हुए की फोटो थी। तो कि भी घंटी बाबू को आज छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। लगभग 2 महीने लगे उसके इलाज में, इतना गहरा जख्म था। उसके बाद ड्यूरिंग माई साइकिलिंग जर्नी कश्मीर टू कन्याकुमारी के दौरान भी मुझे 1-2 बार उन्होंने फ़ोटो भेजी फेसबुक पर। जैसे जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया, उनकी टीम होती है ना इनकी, तो वो जिन 2-3 लोगों ने इसका इलाज किया लंबे वक्त तक, वो कभी गए घंटाघर चौक जैसे कुछ खाने पीने, तो इन्होंने वहाँ पे उसको देखा डॉग को, तो उसकी फ़ोटो खींच के पोस्ट पे शेयर करी कि ये डॉग ऐसे ऐसे राकेश शर्मा ने इसको ऐसे करा था और ये आज हम यहाँ खाना खाने आए तो हमें ये डॉग दिख रहा है। और मेरी फैमिली ने तो यहाँ तक कहा था कि हम एक बार फिर कानपुर जाएंगे और उसको लेकर के हम अडॉप्ट कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, जो जहाँ है उसको वहाँ रहने दो। और मैंने बल्कि उस समय की मेरी एक इच्छा भी थी कि मुझे नहीं मानता आगे मैं क्या करने वाला हूँ लाइफ में, पर मेरी एक इच्छा थी कि मैं वापस कानपुर कभी आऊँ और इन लोगों के साथ एज ए वॉलेंटियर इनको काम करूँ, और हो सकता है शायद मैं फ्यूचर में ऐसा करूँ भी। तो अर्चना त्रिपाठी जी आज भी कानपुर PFA की हेड है और आज भी वो हर तरह के जानवरों के लिए लड़ रही हैं, उनका इलाज करवा रही हैं, बहुत बड़ी टीम चला रही हैं। अर्चना त्रिपाठी जी PFA कानपुर, आपको फेसबुक पे उनकी डिटेल मिलेगी, हर जगह पे मिलेगी। और जब भी मिले तो उनको उनके काम के लिए थैंक यू जरूर कहना। जो लोग 37 मिनट तक इस वीडियो पे पहुंचे हैं, क्योंकि हालांकि ये वीडियो कोई नॉलेजेबल तो नहीं होगा जैसे आप लोग जिस तरह के वीडियो पसंद करते हो, पर फिर भी जिन लोगों ने 37 मिनट तक देखा है और कैसा लगा है, तो वो या तो 37 मिनट लिख के भेज देना, या वीडियो के बारे में क्या सोचते हो, कैसा लगा, ये लिख देना। या कभी आपको कोई भी जख्मी जानवर मिले जिसके जख्म पर कीड़े वगैरह पड़े हों, तो आपके 100-150 रुपये से उसकी जान बच सकती है। उस पर केमिकल डाल दोगे और किसी आसपास के लोगों को बोल दोगे कि केमिकल डाल दो, वो टारपिन मेडिकल वाला, क्योंकि आप उसको दूर से भी छिड़क सकते हो, थोड़ा वेस्ट होगा पर उसके जख्म पे पड़ जाएगा। या कुछ भी ऐसा कर सकते हो। एनिमल्स को लेके बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको आप संपर्क करोगे, आपका कुछ समय बर्बाद होगा पर किसी की जान बच जाएगी। तो मैंने गोवा में 2-3 डॉग्स का रेस्क्यू करवाया, 1-1.5 घंटा वेट ही तो करना पड़ा सड़क पर। तो आप लोग क्या सोचते हो लिख के भेजना। जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, वो इस समय तक जहाँ तक भी पहुँचे हैं इस वीडियो के, वो टाइम लिख करके भेजना। और आप लोग ऐसा करोगे, कभी मौका मिला, इवन दिल्ली में तो मेरी वाइफ के पर्स में ये 2-3 चीज़ें होती थी एनिमल्स को लेकर के। एक कीड़ों वाला जो उनके टिक्स पड़ जाते उसका पाउडर होता था, जख्म साफ करने का वाला, ऐसे 2-3 चीज़ें पर्स में होती। कहीं हम जानवर ऐसा देखते थे, क्योंकि जहाँ पर ट्रैफिक होता है जानवरों को चोट लगती रहती है। तो चलो, कैसा लगा वीडियो बताना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।